प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप मुझे YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। इन दिनों वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता आरपीएससी द्वारा जो निकट भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षा है, उसके लिए हम कक्षा 11-12 की पाठ्य पुस्तकें पढ़ रहे हैं। और कक्षा 11-12 की पाठ्य पुस्तक में से हम इन दिनों आरोह पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। आरोह कक्षा 11 की ये पाठ्य पुस्तक है, हिंदी अनिवार्य की। और इस पाठ्य पुस्तक का 5वां भाग काव्य खंड का हम पढ़ रहे हैं। आज के हमारे कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र से हम उनके परिचय से देखना शुरू करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की एक प्रसिद्ध काव्य पंक्ति पहले दी गई है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता से उद्धृत की गई पंक्ति है। पीएससी जब सवाल बनाती है तो इस तरह की पंक्तियां भी कवि के बारे में पूछती हैं जो पाठों में दी हुई हों। पाठों में दी हुई एक पंक्ति उन्होंने उठाई है, पूछा है कि लेखक कौन है। अगर आप इसे छोड़ते हैं तो नुकसान उठाने की स्थिति में आएंगे, तो इसको याद रखना है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की पंक्ति है। भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन काल को देखिए। उनका जन्म 1913 में टिंगरिया गांव होशंगा, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है होशंगाबाद, वहां उनका जन्म हुआ। उनकी मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई। और उनकी प्रमुख रचनाएं याद करने जैसी हमारे लिए सतपुड़ा के जंगल उनका एक काव्य संग्रह है, सन्नाटा उनका एक काव्य संग्रह है, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत प्रसिद्ध कविता है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। एक कवि जब गीत बेचने वाला बने, गीत फरोश का अर्थ है गीत बेचने वाला। जैसे इत्र फरोश का अर्थ होता है इत्र बेचने वाला, सब्जी फरोश का अर्थ है सब्जी बेचने वाला, तो गीत फरोश गीत बेचने वाला। चकित है दुख उनका एक काव्य संग्रह है। बुनी हुई रस्सी उनका एक काव्य संग्रह। आप याद रखिएगा, बुनी हुई रस्सी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी की लिस्ट पर हम अलग से बात करेंगे, पर बुनी हुई रस्सी उनकी रचनाओं में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है। खुशबू के शिलालेख उनका काव्य संग्रह है। ऐ नाम तुम आते हो ये उनका काव्य संग्रह। और इदम न मम उनका काव्य संग्रह। जो भी लेखक हमारे पाठ्यक्रम में चल रहे हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो रचनात्मक विशेषताएं हैं, उन पर प्रश्न पीएससी अक्सर पूछती है। तो इसे देखिएगा आप लोग। उनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला है, मैं पूर्व में बता चुका हूं। बुनी हुई रस्सी इस काव्य संग्रह पर उनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान उनको मिला है। दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से उनको अलंकृत किया गया है। मृत्यु उनकी 1985 ईस्वी में हुई है। भवानी प्रसाद मिश्र का जो लेखक परिचय पाठ के साथ दिया है, आरोह कक्षा 11 की ये पाठ्य पुस्तक है, उसको हम देखना शुरू करते हैं। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों ने सक्रिय भागीदारी थी, उनमें से ये प्रमुख है। ऐसे कवि देखिए 1913 में जन्मे तो परतंत्र भारत में जन्मे। जब वो युवा हो रहे हैं तो आजादी का संघर्ष चल रहा है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब वो जब युवा हो रहे हैं तो चल रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र भी उनमें सक्रिय हैं। आज की हमारी जो कविता है घर की याद, बहुत प्रसिद्ध कविता है भवानी प्रसाद मिश्र जी की घर की याद। ये जो कविता है, इसका संबंध भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम से ही है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले, देखिए गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं भवानी प्रसाद मिश्र। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वांग्मय, वांग्मय का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्य, गांधी वांग्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी के बीच सेतु का कार्य किया। बहुत सीधा प्रश्न पीएससी पूछ सकती है कि निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखक ने गांधी वांग्मय के हिंदी खंडों का संपादन किया है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। बहुत पहले मैंने अशोक चक्रधर साहब, एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उनका एक लेख पढ़ा है कि भवानी प्रसाद मिश्र जब कविता पढ़ते थे तो लगता था कि बात कर रहे हैं, जब वो बात करते थे तो लगता था कि जैसे कविता पढ़ रहे हैं। अशोक चक्रधर जी ने अपने एक संस्मरण में लिखा है, इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी
कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। सीधा प्रश्न पूछती है पीएससी कि कविता का गांधी किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को। मिश्र जी की कविता में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, चक्रधर साहब ने कहा है कि जब वो कविता पढ़ते थे तो ऐसा लगता था बात कर रहे थे। तो बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को कविता में बदलने की अद्भुत क्षमता है। ऐसे शब्द जो हम बोलचाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वाक्य जो हम बोलचाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की कलम से कविता के रूप में फूटते। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। सहज और लोक के अधिक करीब है उनकी कविता। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर तक दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी है जिसमें उद्दाम श्रृंगारिकता, देखिए शब्द शुद्धि के बारे में भी थोड़ी बात करें हम कि ठीक है, श्रृंगार, श्रृंगार से बनने वाला शब्द श्रृंगारिकता, ठीक है। शब्द शुद्धि के लिए जब वो प्रश्न पूछते हैं तो श्रृंगार ऐसे लिख देते हैं, ये श्रृंगार निश्चित रूप से गलत है। परीक्षार्थी जिस भी पुस्तक से तैयारी कर रहे हो, आमतौर पर यह शब्द दिया हुआ होता है। आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि श्रृंगार लिखना कैसे शुद्ध है। हमको श्रृंगार लिखना है ऐसे, केवल री का स्वर है उसके साथ, ठीक होगा श्रृंगार। तो उनमें उद्दाम श्रृंगारिकता के बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में, नई कविता के दौर का कवि उनको क्यों कहा गया है? भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कि वो अगेत जी द्वारा संपादक दूसरा सप्तक में भी छपे थे। जब आप सप्तक परंपरा प्रयोगवाद पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वो दूसरा सप्तक में भी छपे थे। 1951 दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, 1951, ये भी याद रखना है। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक में छपे? 1951। और 1951 के बाद ही हिंदी में नई कविता का एक दौर शुरू होता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवादी नई कविता के कवि हैं। प्रयोगवाद का अगला चरण ही नई कविता है, प्रयोगवाद की विकसित अवस्था ही नई कविता है। ये साहित्य की बुनियादी अवधारणा है। तो देखिए, नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियात्मक नहीं होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था लिखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं। दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुए थे और उनकी महत्वपूर्ण कविताएं जैसे बुनी हुई रस्सी, उस पर उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिला है, या सतपुड़ा के जंगल, कविताएं खुद बहुत प्रसिद्ध हैं। सतपुड़ा के जंगल उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है और गीत फरोश उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। गांधी वांग्मय के हिंदी खंडों का भी उन्होंने संपादन किया है। ये उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। उनकी जो कविता है घर की याद, ये उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है और मेरी सर्वाधिक प्रिय कविताओं में से एक कविता है घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र। उसकी लय देखने जैसी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान आपने देखा है कि वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं। जब वो जेल गए हैं, जेल में जाकर उन्होंने घर को कैसे याद किया है, इस आशय की कविता है घर की याद। ये कविता का मूल भाव है। जेल में रहकर कवि घर को कैसे याद करता है। कवि के स्मृति संसार में उसके प्रियजन एक एक करके शामिल हो जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। पीएससी बहुत सीधा सवाल पूछेगी, घर की याद क्या मूल संवेदना क्या है, उसका मूल प्रतिपाद क्या है? घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद, घर को याद करना, सार्थक ढंग से याद करना, ये इस कविता का केंद्रीय भाव है। यही इसका मुख्य प्रतिपाद्य है। समझ रहे हैं? देखना शुरू करिए। बहुत सुंदर लय इस कविता में मौजूद है। जब कवि को घर याद आता है, उस समय वर्षा हो रही, वर्षा से उसका घर की याद परस्पर जुड़ी हुई है। देखिए,
मैं पहले कविता का वाचन कर रहा हूं, उसके बाद क्रम क्रम से हम इसका अर्थ करेंगे। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। ये कविता का एक भाग हमने पढ़ा है, इसको देखना शुरू करिए। आज पानी गिर रहा है, कवि जेल में है और ऐसे समय में वर्षा हो रही है। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत वर्षा हो रही है, रात भर गिरता रहा है। अब देखिए, पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र के कविता लिखने का ये टेक्निक है। ऐसे उस भाव को गहरा करते, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, तो खूब वर्षा हुई है। ये 3 पंक्तियों में लगातार उन्होंने लिखा है कि प्राण मन घिरता रहा है, और ऐसी वर्षा जो प्राणों और मन को घेरती रही है। ऐसा पानी गिरा है जिससे प्राण और मन घिर गए हैं। किसकी याद में? घर की याद में घिर गए। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। पानी बहुत गिर रहा है, बहुत वर्षा हो रही है, और घर नजर में तिर रहा है, यानी तैर रहा है। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र के शब्द बोलचाल के शब्द है। जैसे हम वो इस्तेमाल करते, हम घरों में बातचीत करते, वैसे ही शब्द। घर नजर में तिर रहा है, एक स्वाभाविकता है उसमें। घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, ऐसा घर जो मुझसे दूर है वो नजर में तैर रहा है। घर खुशी का पूर है जो, पूर का अर्थ है भंडार या भरा हुआ। ऐसा घर जो खुशियों से भरा हुआ है। साथ साथ शब्दार्थ लिखते रहिए, हालांकि ये बहुत सीधी सरल कविता है। घर के घर में चार भाई, ऐसा घर जिसमें कवि के चार भाई रहते हैं। कवि तो जेल में है, चार भाई हैं वहां। मायके में बहन आई, और बहन भी अपने मायके या अपने पीहर आई हुई है। बहन आई बाप के घर। देखिए, वो संवेदनाओं को गहरा करते, दोहराते हैं हर बार अलग अलग तरीके से। मायके में बहन आई बाप के घर, बहन पिता के घर आई है। हाय रे परिताप के घर। ये परिताप शब्द देखने जैसा है हमारे लिए। परिताप जो शब्द है, इसका अर्थ होता है गहरा दुख। वो पिता जिसका पुत्र जेल में है, निश्चित रूप से बहुत दुखी है। तो देखिए, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, गहरे दुख के घर आई है। घर के घर में सब जुड़े हैं। कवि का घर ऐसा जिसमें सब लोग इकट्ठे हुए हैं। सबके इतने कब जुड़े हैं? इतने लोग तो साथ साथ इकट्ठे होते भी नहीं, भाई बहन अपने कामों में लगे रहते, पर अब सभी इकट्ठे हैं। चार भाई चार बहनें, कवि चार भाई और चार बहनें वहां हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो भाइयों के लिए भुजा का इस्तेमाल किया है। इसका अर्थ है वो कर्मठ हैं, बहुत काम करने वाले भाई, जो बहुत काम करने वाले हैं। प्यार बहनें, बहन जो बहुत प्रेम करने वाली हैं। ऐसे चार भाई और चार बहनें वहां इकट्ठे हुए, और माँ बिन पढ़ी मेरी, क्रमशः पूरे परिवार को याद कर रहे, भाई को, बहनों को, माता पिता को। घर की याद जेल में बारिश के साथ आ रही है कवि को। और माँ बिन पढ़ी मेरी, और मेरी माता बिना पढ़ी लिखी है, दुख में वह गढ़ी मेरी। उसका पूरा जीवन ही दुखों में गढ़ा गया है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ जिसका जीवन खुद दुखों से बना है, उसकी गोद में उसका बच्चा सर रख ले, फिर उसको कोई दुख बच्चे को नहीं लगता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहां तक भी पसारा, माँ जिसकी स्नेह की धारा
यहां तक भी प्रवेश करती है। पसारा का अर्थ है प्रवेश या पहुंच। पहुंच या प्रवेश। पिताजी जिनको बुढ़ापा, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहां तक भी पसारा, माँ ऐसी जिसकी स्नेह धारा यहां तक आती है, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। माँ को लिखना नहीं आता, इसलिए उसका पत्र यहां नहीं आता। बड़ा सीधा प्रश्न हमसे पीएससी पूछ सकती है, घर की याद में कवि को माँ पत्र क्यों नहीं लिखती? क्योंकि माँ को लिखना नहीं आता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, व्यापा का अर्थ है व्याप्त होना। व्याप्त होना का अर्थ है पिताजी एक क्षण के लिए भी बूढ़े हुए नहीं, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। पिता ऐसे युवा हैं जो अभी भी दौड़ सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाकर हंस सकते हैं और मौत के आगे न हिचकें, मौत से भी वो डरते नहीं। शेर के आगे न बिचकें, शेर के सामने भी वो घबराते नहीं। बोल में बादल गरजता, वो ऐसे बोलते हैं जैसे बादल गरजता है। बादल का गरजना गंभीरता को प्रकट करता है। राम की शक्ति पूजा में निराला ने लिखा है, कह उठे राम जो मंद्रित घन, राम ऐसे बोले जैसे बादल गरजते हैं। तो बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। झंझा का अर्थ होता है बिजली। वो काम करते हैं तो बिजली सी कौनती है, बहुत फुर्ती से उनके पिता भी काम करते हैं। ऐसा सवाल पीएससी पूछ सकती है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, किसके लिए है ये शब्द? ये कवि के पिता के लिए है शब्द। आगे देखिए, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला करके, मूठ उनकी मिला करके, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। आज गीता पाठ करके, पिताजी के संबंध में बात चल रही कि पिताजी आज गीता पढ़ के, दंड 260 करके, खूब सारी कसरत करके, 260 दंड बैठक लगा करके, खूब मुगदर हिला करके, मुगदर वजन उठाने के लिए होता है, पहलवान प्रयोग करते हैं इसका। खूब मुगदर हिला करके, मूठ उनकी मिला करके, मूठ से समझिए मुगदर को पकड़ने के लिए हैंडल, व्यायामशाला में देखा होगा आपने, फिल्मों वगैरह में देखा हो गया आपने, पहलवान उसका इस्तेमाल करते हैं। मूठ उनकी मिला करके, जबकि नीचे आए होंगे, ऐसे पिताजी जब कसरत करके नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, तो पिताजी रोने लगे होंगे, हाय पानी गिर रहा है, देखो पानी गिर रहा है। देखिए कवि का कौशल देखिए, इधर पिताजी रो रहे हैं, इधर पानी गिर रहा है। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, और घर कवि की नजर में तैर रहा। चार भाई चार बहनें, कवि और चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, भुजाओं जैसे भाई और प्रेम जैसी बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, या तो खेलते होंगे या खड़े होंगे, पर पिताजी को वो दिखाई पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिताजी जो एक क्षण के लिए भी कभी बूढ़े नहीं होते, कभी बूढ़े नहीं हुए पिताजी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। वो पांचवे कौन है? सहज अनुमान लगा सकते हैं, वो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, पांचवे भवानी प्रसाद मिश्र का नाम लेकर उसके पिता रो पड़े होंगे, ऐसे भवानी प्रसाद मिश्र अनुमान करते हैं। देखिए, पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। लेखक कह रहे वो पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं। सोने पर सुहागा एक मुहावरा है, सुंदर से अति सुंदर होना। चार तो सोने जैसे बेटे हैं, पांचवा सोने पर सुहागा है, अति सुंदर है। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे, स्वर्ण बेटे का अर्थ है सोने जैसे बेटे, बड़े गुणवान बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, हेठे का अर्थ है निम्न, बहुत हेय लगे होंगे। क्यों? क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा, क्योंकि मैं जो सोने पर सुहागा हूं वो बंधा हुआ हूं, जेल में हूं। और भवानी प्रसाद मिश्र जेल में क्यों है? आजादी के आंदोलन के लिए।
और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। और माँ ने क्या कहा, दुख कितना बहा होगा, कितने दुख से कहा, आंख में किस लिए पानी, तुम रो क्यों रहे हो, वहां अच्छा है भवानी, वहां भवानी बहुत अच्छा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीखी है। वो तुम्हारे मन को समझकर और अपनापन समझकर चला गया है जेल देश के लिए तो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक का अर्थ है परंपरा। तो लेखक के पिता भी स्वतंत्रता सेनानी हैं। पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, कथन किसका है, उनकी मां का। मां ने कहा होगा, लेखक ऐसा अनुमान कर रहा है, जेल से घर को याद कर रहा है। पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इस तरह तुम कच्चे मत हो, क्योंकि और बच्चे भी तुम्हारे साथ रोने लगेंगे। देखिए, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, बहुत सहन करके पिताजी ने कहा होगा, कहां मैं रोता कहां हूं, मैं कहां रो रहा हूं, धीर मैं खोता कहां हूं, मैं धीरज को कहां खो रहा हूं। और अब देखिए, संदेश भेजने एक कवि। भारत में संदेश कवियों की पुरानी परंपरा है। कालिदास ने मेघदूतम में बादल के साथ संदेश भेजा है, वैसा ही भवानी प्रसाद मिश्र कर रहे हैं। देखिए, हे सजीले हरे सावन, हे सजे हुए हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, मेरे पुण्यवान सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम भले ही बरसो, सावन भले ही बरसो वे न बरसे। सीधा सवाल पूछा जा सकता है, वे किसके लिए कहा है, कवि ने अपने परिजनों के लिए कहा है। हे सावन, तुम भले ही बरसो, लेकिन मेरे परिवार के लोग बरसने नहीं चाहिए। भाव यह है, रोने ना चाहिए। पांचवे को वे न तरसे, वो पांचवे के लिए तरसने नहीं चाहिए। मैं मजे में हूं, सही है, बहुत अच्छा है कि मैं मजे में हूं, ठीक है। माँ ने ऐसा ही तो कहा था, माँ ने ऐसा ही कहा था, वहां अच्छा है भवानी। तो लेखक कह रहे हैं, मैं मजे में हूं, सही है, घर नहीं हूं, बस यही है, बस घर पर नहीं हूं, इतनी ही बात है। किंतु यह बस बड़ा बस है, ये बस बहुत बड़ी बात है, इसी बस में सब विरस है। वीरस का अर्थ देखने जैसा है। वीरस का अर्थ है आनंद से हीन, विरस का अर्थ है आनंद रहित। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें ये मत बताना, उन्हें देते धीर रहना। धीर का अर्थ है धीरज, पर मेरे घर वालों को धीरज देते रहना। किसके साथ यह संदेश भेजा है भाई, सावन के साथ। इसको याद रखिएगा, सावन के साथ संदेश भेज रहे हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। मेरे घर वालों को कहना कि मैं लिखता पढ़ता हूं और काम करता हूं, कि कहना उनसे कहना कि मैं काम करता हूं। नाम करता हूं, कि कहना कि परिवार का नाम करता हूं। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, कोई शोक मत करो। देश के लिए जेल जाना लज्जाजनक नहीं है, सम्मान की बात है, ऐसा लोग कहना चाहते हैं। और देखिए कविता के अंतिम छंद, जहां कवि की पीड़ा साकार हुई है, उनको देखिए कि और कहना मस्त हूं मैं, उनको कहना कि मैं मस्त हूं। कातने में व्यस्त हूं मैं। कातना माने सूत कातना। आप कवि की भूमिका में पढ़ चुके हैं कि वो बहुत गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 सेर मेरा, मेरा वजन 70 सेर है, और भोजन ढेर मेरा, और ढेर सारा भोजन करता हूं। कूदता हूं खेलता हूं, कूदता हूं और खेलता हूं। दुख डटकर ठेलता हूं, दुखों को डटकर धक्का देता हूं। ठेलने का अर्थ है धकेलना, ठेलने का अर्थ है धकेलना, लिख लेना आप लोग, ठेलने का अर्थ है धकेलना। दुखों को खिसका देता हूं धक्का मारकर, ठेलने का अर्थ है धकेलना। देखिए, दुख डटकर ठेलता हूं और कहना मस्त हूं मैं, उनको बताना कि मस्त हूं, यो न कहना अस्त हूं मैं। उनको ये मत बताना कि मैं बहुत थका हुआ हूं, बहुत परेशान हूं जेल में, ये उनको मत कहना। जो है वैसा मत कहना। देखिए, हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। तो सच क्या है, कवि जेल में बहुत परेशान स्थिति में है, लेकिन घर वालों को संदेश भेजा है सावन के साथ कि बहुत अच्छा है सब वहां,
कह न देना जागता हूं, उन्हें मत कहना कि मैं जागता हूं। आदमी से भागता हूं, आदमी से डर कर भागता हूं, ये मेरे घर पर मत बताना सावन। कह न देना मौन हूं मैं, उनको मत कहना कि मैं चुप हूं। खुद न समझू कौन हूं मैं खुद ही नहीं जानता मैं कौन हूं। देखना कुछ बक न देना सावन, उनको कुछ बता मत देना। उन्हें कोई शक न देना, उन्हें कोई शक मत होने देना। और ये अंतिम पंक्ति की पंक्तियां हैं कविता की। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। हे सजीले सावन, हे पुण्यवान सावन, तुम बरस लो वे न बरसे। हे सावन तुम भले ही बरसो वे न बरसे। मैं पहले बता चुका हूं वे किसके लिए है, परिवार के लिए। मेरा परिवार मुझे याद करके ना बरसे, तुम बरस लो वे न बरसे। पांचवे को वे न तरसे, पांचवे के लिए वो तरसे नहीं, पांचवा देश के लिए जेल में है। ये कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद। आप लोगों को बहुत धन्यवाद।